हेलो इन्वेस्टर्स। अगर आप मार्केट को फॉलो करते हैं या आईपीओज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मैं हूं आपकी होस्ट सुरभि और आज हम बात करेंगे इंडिया के बिगेस्ट अपकमिंग आईपीओज और क्या है उनके पीछे की स्टोरी के बारे में। और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वीबी कैपिटल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर बीरेन कुमार पांडे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2026 में इतने सारे आईपीओ हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आईपीओज की बाढ़ आ रही है। तो क्या 2026 को हम सच में आईपीओ सुपर साइकिल कह सकते हैं या ये सिर्फ एक मार्केट ऑप्टिमिज्म है? थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। 2020 से पहले इतने नंबर ऑफ आईपीओस नहीं आते थे। क्या पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी या बाजार में इन्वेस्टर्स नहीं थे? पहले भी थे, लेकिन बाजार उस तरह का नहीं था। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मार्केट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। 2020 के बाद नए पार्टिसिपेशन हुआ, रिटेल बहुत ज्यादा आया इंडियन स्टॉक मार्केट में, बाजार बुल रन में गई, लिक्विडिटी बढ़ी। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि 23 से आईपीओ के नंबर्स बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं और ये कंटिन्यू हो रहे हैं। 2026 में भी ऐसा है, बहुत ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं। लेकिन सुपर साइकिल कब बनता है? सुपर साइकिल बनता है जब मार्केट कंडीशन अच्छी हो, मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी हो और साथ में कंपनीज जो है ना, क्वालिटी ऑफ कंपनीज होनी चाहिए, तब जाकर सुपर साइकिल बनता है। तो इस कंडीशन में इस समय जिस समय बाजार इस तरह की ट्रेड कर रही है, आप देख ही रहे हो किस तरह से बाजार मूवमेंट कर रहा है। और अगर बात की जाए लिक्विडिटी की, तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो पहले रिटेल पार्टिसिपेशन था उससे अब आज की डेट में, ये 2026 में, ये पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि 2026 जो है ना, वो आईपीओ का सुपर साइकिल बना सकता है। ठीक है, तो सर आईपीओज आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा इसमें। तो आप हमें ये बताइए कि आईपीओ में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट है या ये सिर्फ लिस्टिंग गेन का एक गेम बन चुका है? आज की डेट में आईपीओ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये पूरा का पूरा लिस्टिंग गेन हो गया। जैसे आप डेरिवेटिव मार्केट में लोग तुक्का लगाते हैं, वैसे ही हो गया यहाँ पर भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसको बताता हूँ। 2025 में हमने कई बड़े आईपीओ देखे, कई एवरेज आईपीओ दिखे और बहुत ज्यादा घटिया आईपीओ भी देखे, और नोटिस किया कि हर आईपीओ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। यानी रिटेल पार्टिसिपेशन ने हर जगह पे जाकर बहुत ही ज्यादा अप्लाई किया है आईपीओ के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए। वो उनका गोल, आप जब हर एक चीज के पीछे भागने लगते हैं तो आपका गोल कभी लॉन्ग टर्म का नहीं होता है। आपका गोल होता है कि भाई आईपीओ आया, अप्लाई करें, ठीक है, लिस्ट होते समय जो भी लिस्टिंग गेन मिले उसको लेकर मैं निकल जाऊं। तो ये ट्रेडिंग टाइप का हो गया, समझ रहे हैं ना? तो उस नजर से अगर हम बात करें तो आजकल आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग का गेम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं सर, इतने ज्यादा आईपीओज आ रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि ज्यादा आईपीओज आना एक अपॉर्चुनिटी है या इससे रिस्क बढ़ सकता है? सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस में जो भी डिसीजन लेता है वो एक इंडिविजुअल है ना? और ये हम मान के चलते हैं ये पॉडकास्ट जो है ना, वो रिटेलर के पास ही जाएगा, राइट? तो उनका माइंडसेट क्या है? पहली चीज, अपॉर्चुनिटी किस सेंस में है और ये किस समय डिजास्टर हो जाता है, वो उस इंडिविजुअल के डिसीजन पे डिपेंड करता है। अब अपॉर्चुनिटी कैसे, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, ठीक है, आपको एक सेब खाना है और 10 सेब का एक कटोरा है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा अच्छा है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। उसको, यानी आपके पास ऑप्शन है चूज करने का, ठीक है। दूसरा क्या है कि नहीं, मुझे सब खाना है, सब में, बात समझिए, सब में अप्लाई कर रहे हैं आप, ये जाने बगैर कि कंपनी कर क्या रही है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी क्या लिस्टिंग गेन के बाद भी मल्टी बैगर बन सकती है, ये सब नहीं मालूम आपको। आपको सिर्फ मालूम है कि मुझे अप्लाई करना है और जो भी लिस्टिंग गेन मिले वो लेकर निकल जाना है, ठीक है। तो दो तरह के माइंडसेट हो गए, एक होता है सिलेक्ट करता है, दूसरा होता है कि नहीं, हमें नदी की धारा के साथ बहना है या हमें जो भीड़ कर रही है वो करना है। तो डिपेंड करता है, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोचता है, ठीक है। सर ये बताइए कि जो हमारे इतने सारे आईपीओस आ रहे हैं, इन आईपीओस में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? हर आईपीओ के लिए अप्लाई करना, यही सबसे बड़ी गलती है उनकी। फंडामेंटल ना देखना, कंपनी के बैलेंस शीट को ना देखना है, कंपनी की ग्रोथ को चेक ना करना। आप जब आईपीओ, जब मैं अपने समय की बात करता हूँ, खैर अब तो ये हो चुकी है, हम लोग जब आईपीओ में अप्लाई करते थे तो बेचने के लिए नहीं करते थे, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं करते थे। आजकल नया ब्लड आया है,
वो बहुत जल्दबाजी में है। हम्म, मोस्टली वो क्या करते हैं कि अप्लाई किया, लिस्टिंग गेन मिला, बाहर हो गए। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मेरा जो लास्ट आईपीओ था वो था फाइन ऑर्गेनिक। हम्म, ठीक है, मैं आईपीओ पे बिलीव नहीं करता, इसका रीज़न भी मैं बता दूंगा अभी आपको। लेकिन 2018 से आज तक वो मेरे पोर्टफोलियो में है। क्या लिस्टिंग गेन नहीं मिला होगा? मिला होगा, लेकिन नहीं निकाला। 800 रुपये के आसपास का उसका लिस्टिंग प्राइस था, और आज वो देख सकते हैं आप कितने रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक है, और करीब 7 साल से मैं उसको होल्ड करके बैठा हूँ। ठीक है, ये मेरा अप्रोच है। अब मैं जब शॉर्ट टर्म में निकलने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से जो 7-8 साल से है मार्केट में वो उसको रिलेट कर पाएंगे। कई बार आईपीओस फेल हो जाते हैं, लिस्टिंग गेन के नीचे खुलते हैं। उस समय आपका दिमाग क्या कहता है कि मैं इसको लेके बैठ गया हूँ, हो सकता है ये बढ़ जाए। उसके बाद क्या होगा कि वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अगर आपने सिलेक्टिव आईपीओ नहीं उठाया, फंडामेंटली अच्छा नहीं है, और उसने लिस्टिंग में ही अंडर परफॉर्म कर दिया, उसके बाद वो कंटिन्यू नीचे की चलता ही चला जाएगा। आप सोचेंगे कि अभी रिकवर हो जाएगा, अभी रिकवर हो जाएगा, अभी रिकवर हो जाएगा, और वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि 10 प्रॉफिट की चीज़ें आप रख लो। अगर आप शॉर्ट टर्म सोचते हो ना कि मैं छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते जाऊँ, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते जाऊँ, तो 10 बार आप प्रॉफिट कर लोगे, और एक बार में ही 10 का प्रॉफिट भी खत्म होगा और आपकी कैपिटल भी साफ होगी। कहीं ना कहीं ये भी, जब आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो ये ट्रेडिंग ही है। ठीक है, बस क्या है इसमें थोड़ा सा लक है, ये है कि आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला। बाकी ये पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो लंबा सोचो, ठीक है, कंपनी क्वालिटी चूज करो, और उसको फंडामेंटली पिक करके लंबा रखो। लिस्टिंग गेन मिले अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत पोटेंशियल होता है कि बहुत ऊपर जाएंगे। कई ऐसे आईपीओज आए जो आज जो है ना अपने लिस्टिंग प्राइस से 100 गुना हो गए। ठीक है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते, तो फिर आप वो चीज नहीं टारगेट कर पाओगे। ठीक है, समझ में? जी जी बिल्कुल। सर, इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, तो आइए हम कुछ आईपीओज के बारे में अब बात करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम रिलायंस जियो के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा आईपीओ है जी। हाँ, तो हम यही आपसे, हमारा सवाल होगा कि क्या रिलायंस जियो का आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है? हाँ, चांसेस तो है। देखिए, अभी जो रिलायंस जियो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ठीक है, अब इसका जब आईपीओ आएगा तो करीब 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10% या 20% का भी स्टेक निकाला, तो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ अपने आप ही हो जाएगा। ये समझ रहे ना? तो चांसेस हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। सर, अगर रिलायंस जियो का शेयर होल्डर कोटा आता है तो इसका रिटेल इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, रिलायंस इसमें रिटेल इन्वेस्टर पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको शायद एक कोटा मिल जाए कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहेंगे या सेकंड प्रेफरेंस पे रहेंगे, आपको सबसे पहले पूछा जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो रिलायंस जियो जो पार्ट है आज की डेट में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है। अब उसका आईपीओ निकाला जाएगा, उसे एक सेपरेट एंटिटी बनाई जाएगी, तो अपने इन्वेस्टर्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रेफरेंस देना चाहिए, है ना? और मुझे लगता है कि वो देगी भी, कि भाई अगर आप रिलायंस जियो का स्टॉक खरीदना चाहते हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड कर रहा है उसको रिलायंस जियो का स्टॉक मिलेगा, उसको मिलेगा। ठीक है, रिलायंस क्योंकि वो कंपनी अलग हो जाएगी तो उसकी कॉस्टिंग अलग तरीके से होगी, और उसका स्टॉक उनको कुछ ना कुछ जो भी परसेंटेज उन्होंने होल्ड करके रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उतने परसेंटेज का उनको रिलायंस जियो मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आईपीओ में उनको शायद हो सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस दे दे, तो डिपेंड करता है कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक हैं या नहीं, उसी पर ये बात होगी। ठीक है जी जी बिल्कुल। सर, क्या जियो आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा सही है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए? मुझे तो दोनों के लिए अच्छा लग रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म ज्यादा अच्छा है। वैसे मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं, तो कुछ ना कुछ स्टॉक्स तो मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आईपीओ में मेरा इन्वेस्टमेंट करने का कोई वो नहीं है, उसी को लेके चलेंगे। फिर आगे देखेंगे कि कंपनी अलग क्या है, बुक्स आएगी, बहुत कुछ आएगा, 1 साल का डेटा आएगा। अभी शुरुआत में तो ये कह देना कि बहुत अच्छा होगा, ये गलत है। लेकिन हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब रिलायंस जियो अलग हो रहा है। ठीक है, देखिए टेलीकॉम बिजनेस बिल्कुल अलग है। ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्री टेलीकॉम के साथ साथ रिटेल भी और आपका पावर इंडस्ट्रीज में भी काम करती है, तो वहां पर तीनों चीजें मिक्स करके प्राइस तय हो रहा था। अभी क्या होगा कि रिलायंस जियो बिल्कुल अलग हो गया। अब इनकी बात हो जाएगी
कि भाई अब आप क्या करते हो, इसको और अच्छे तरीके से समझाऊं तो एक घर में 3 कमाने वाले हैं, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, सब एडजस्ट हो रहा है। अब उसमें एक आदमी को निकाल दिया था घर से बाहर, तो अब उसकी इंडिविजुअल नेटवर्थ, उसकी इंडिविजुअल कमाई के ऊपर बात होगी ना। तो अभी देखना है कि रिलायंस जीरो कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अच्छा ही रहा है, सालों से अच्छा किया है, तो वो सब फेथ है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ रिलायंस जियो एक बहुत बड़ा आईपीओ हो सकता है, लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं तय होगी, अब होगी रिलायंस जियो की इंडिविजुअल पर, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा सर, आप एनएससी के बारे में क्या सोचते हैं कि एनएससी जैसे बिजनेस का आईपीओ इतना रेयर क्यों होता है? इसका रेयर है क्योंकि बिजनेस ही रेयर है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंज है, अभी तो तीसरा इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मेजर 2 ही एक्सचेंज है, एक बीएससी एक एनएससी। तो इससे रिलेटेड जो बिजनेस आ रहा है स्टॉक मार्केट में, बाय सेल होल्ड ब्रोकर या कुछ भी, तो ये दोनों ही हैंडल कर रहे हैं। तो मोनोपोली तो इनकी है ही है, मोनोपोली जहां पे होगी तो रेयर बिजनेस कहा ही जाएगा। अब मान लो XYZ कोई गैजेट है मेरे पास, लेकिन वो मेरे पास ही देखने वाले 10 लोग हैं, तो मैं तो तय करूंगा ना रेट कि मेरा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मोनोपोली बिजनेस तो बीएससी का भी रहा, आप बीएससी को जाके देखें पिछले 3 साल में उसने क्या ग्रोथ दी है, तो आप उसी से आइडिया लगाइए कि एनएससी क्या करेगा। ठीक है ना। तो सर आप क्या सोचते हैं कि हमें एनएससी में अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल, वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो ये शॉर्ट टर्म में भी है और लॉन्ग टर्म में भी है। लिस्टिंग गेन मिलने के भी चांसेस हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करोगे तो आपको प्रॉफिट बड़े होने के चांसेस है, ये एक मल्टीबैगर बन सकता है। सर मैं आपसे कुछ फोनपे के बारे में पूछना चाहूंगी कि फोनपे सिर्फ यूपीआई कंपनी है या ये एक फुल फिनटेक इकोसिस्टम है? देखिए, अगर मैं अपनी और आपकी बात करूं और आम जनता की बात करूं तो फोनपे एक यूपीआई ऐप है, जनरल हम लोग यही जानते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। फोन पे के पास एनबीएफसी डबल ए लाइसेंस है। अब इसका मतलब क्या है, ये अपनी ऐप पे लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब ये डायरेक्ट लोन नहीं दे सकते, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, बैंक के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी अदर एनबीएफसी से पार्टनरशिप कर सकते हैं, और उनका प्लेटफॉर्म या उनके पैसे को यूज करके ये सामने अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है, फोन पे को सिर्फ आप यूपीआई ऐप ना समझे, ये अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ चीजें ऐसी ऑफर करते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, और इसी वजह से इनके पास एनबीएफसी का डबल ए लाइसेंस है। ठीक है। सर अगर हम पेटीएम और फोनपे में को दोनों को एक साथ देखें तो आप हमें ये बताइए कि फोनपे का आईपीओ पेटीएम से किस तरीके से अलग हो सकता है? फोन पे जो है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एनबीएफसी डबल ए कंपनी है और साथ में यूपीआई ऐप भी चलती है। अब इसका आईपीओ आ रहा है, थोड़ा मेरे मन में कंफ्यूजन सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पेटीएम का भी आईपीओ आया था। मैं ये मानता हूँ कि फोन पे की क्लाइंट्स ज्यादा है, ठीक है, ट्रिपल साइज में। पेटीएम में जहाँ आपका एक क्लाइंट है, और उसी टर्म में अगर हम फोन पे देखें तो उनके 3 क्लाइंट्स हैं, यानी 3 नंबर्स ज्यादा क्लाइंट्स हैं। लेकिन ऑपरेशनल कैसे हैं, आएगा आईपीओ, कंपनी की बुक्स आएंगी, ठीक है। हम तो सिर्फ उसको अभी रेफरेंस किसी तरह से देख रहे हैं, पेटीएम का ये हाल हुआ था, फोन पे का ऐसा हाल तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोन पे का वो हाल हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा डर है, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉशंस है। मैं देखना चाहूंगा कि फोन पे की बुक्स क्या कहती हैं, ना परफॉर्मेंस क्या है, सालों को किस तरीके से उन्होंने काम किया है, क्या लिस्टिंग है, यानी इसको रीड करना पड़ेगा। इसमें मैं श्योर शॉट नहीं हूँ, या आप कह सकते हैं मैं इसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। सर ये तो रही बात फोन पे की, अब मैं आपसे फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ पूछना चाहूंगी। तो सर आप हमें ये बताइए, क्या वॉलमार्ट का बैकिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है? देखो, अभी फ्लिपकार्ट की भी बात करें, और फ्लिपकार्ट को तो मैं बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, कंपनी तो अच्छी है, इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या शेयर्स आते हैं, नए शेयर्स आते हैं, ऑफर टू सेल आते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको फोन पे के बारे में कहा कि जब कोई नया बिजनेस आता है, जैसे रिलायंस जियो के बारे में अलग स्टेटमेंट था, ठीक है, और आपने नोटिस किया एनएससी के बारे में बिल्कुल अलग स्टेटमेंट था, क्योंकि बिजनेस ही अलग टाइप का है। अब टेलीकॉम में जाओगे आप तो 2 से 3 कैरियर हैं, रिलायंस जियो उसमें से। आप उसी तरीके से जब स्टॉक मार्केट में आते हो तो इसमें 2-3 ही हैं, बीएससी और एनएससी।
तो मोनोपोली बिजनेस की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि कंपनीज अलग टाइप की पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बात समझे ना? तो अब परफॉर्मेंस की बात होगी। कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है या नहीं। देखो, समझो इस बात को, कंपनी पहले साल आई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वो मैटर नहीं करता है। कंपनी कंसिस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, वो ग्रोथ को डिफाइन करती है। ऐसा नहीं होता है कि एक साल आपने 10 रुपए कमाया, दूसरे साल 2 रुपए कमाए, तीसरे साल फिर आपने 4 रुपए कमाए, तो वो तो ग्रोथ डाउन हुई आपकी। यानी ग्रोथ कैसी है, कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। जब इनकी बुक्स आएंगी, बहुत कुछ मटेरियल पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, उस पर डिसीजन होगा। हाँ, अगर आप नाम बोले तो फ्लिपकार्ट वेल नोन नेम है, ऑलरेडी कस्टमर बेस है, ये एक अच्छा पार्ट है। लेकिन इसी पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है, किस प्राइस पे लिस्ट हो रहा है, ठीक है, उस पर जो है ना हम इस पे डिसीजन ले पाएंगे। तो फ्लिपकार्ट में भी मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा, ठीक है। सर, फ्लिपकार्ट आईपीओ की इतनी ज्यादा हाई वैल्यू है, तो क्या इतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन के बाद भी फ्लिपकार्ट का आईपीओ अट्रैक्टिव हो सकता है? बिल्कुल, आईपीओ वैल्यू के हिसाब से नहीं तय किया जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब गोल्ड है, एग्जाम्पल देखिए, मैं उसको आईपीओ के रूप में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको गोल्ड की नॉलेज के हिसाब से बता, हर समय भाई है कि नहीं है। अगर कंपनी अच्छी है, परफॉर्म कर रही है, तो 1000 में भी चीप है, 10,000 में भी चीप है। अब लोग कहेंगे कैसे 10,000 में चीप है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बजाज फाइनेंस का, ठीक है। अब इसको लोग हर साल खरीदना चाहते हैं, ये हर साल एक्सपेंसिव हो जाता है, हर साल एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर क्या होना चाहिए कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी प्राइस जो है ना वो महंगा नहीं है। तो उस तरीके से आपको दिखना चाहिए, ठीक है। सर, अगर हम क्विक कॉमर्स बिजनेस की बात करते हैं, तो जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस मॉडल है, वो आपको कितना सस्टेनेबल लगता है लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में जी, देखिए, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है ना, 10 मिनट में डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, आज के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि इस तरह के बिजनेस लॉन्ग टर्म में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, सर्विस बेस हम बात कर रहे हैं। हम 2008 से इन्वेस्टर हैं, और मैंने हमेशा देखा है कि जो आज कॉन्सेप्ट चल रहा है कल पुराना हो जाता है। सर्विस बेस कॉन्सेप्ट, समझे ना, कल जो चलेगा वो परसों पुराना हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है। 17 सालों में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। हमारे ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं होते थे, ठीक है, धीरे धीरे फ़ोन आए, फिर उसके अंदर कई चीज़ें आई। कहने का मतलब है कि ये वर्ल्ड जो है ना, ये चेंज हो रहा है। तो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट आज अच्छा हो सकता है, आज के हिसाब से। कल अच्छा होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं इसके बारे में श्योर हूँ, तो कमेंट ही नहीं करना चाहता कि आने वाले टाइम में क्या होगा। हाँ, अब बात करें इससे बेस कंपनियों की, कैसे परफॉर्म करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बढ़िया इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं। जब तक ये आइडिया चल रहा है तब तक आप काम करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि होल्डिंग, आपकी किस स्टॉक को होल्ड करना है, लंबा होल्ड करना है, ये डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ बिजनेस और किस तरह का बिजनेस कर रहा है। उसके हिसाब से सर्विस बेस्ड जो होता है प्रोडक्ट, कभी भी वो उतना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता अनटिल अनलेस वो फाइनेंस का ना हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये बहुत बारीक फंडामेंटल है, और ये फंडामेंटल आप कहें तो किसी बुक्स में नहीं है, ये फंडामेंटल है आपके और हमारे बिहेवियर पे, कि इंसान कैसे एक्ट करता है, उससे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो किस आईपीओ के बारे में पूछ रही हैं? सर, मैं जेप्टो के आईपीओ के बारे में पूछ जेप्टो के बारे में जी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आने दीजिए जी। थोड़ा सा इनके डेटा को भी चेक करना पड़ेगा। मैं वहां पर भी वही स्टेटमेंट दूंगा, यहाँ पर भी मैं वेट एंड वॉच पूरा स्टडी के साथ में जाने को कहूंगा। यहाँ पर भी मैं उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहूंगा कि नहीं आप जाओ जेप्टो में अप्लाई कर दो। हाँ, अगर आपका गोल है शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का, तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सर, जेप्टो में हाई रेवेन्यू ग्रोथ के साथ हाई लॉसेस, आप इस चीज को कैसे जज कर सकते हैं? आप तो मैंने बताया ना, सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। आप देखो 10 मिनट में डिलीवरी, अभी इसके बारे में कुछ पॉलिटिशियंस ने भी स्टेटमेंट दिए थे। ये एक तरीके से आप बोलो तो ये रडार में कहीं ना कहीं लोग नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 10 मिनट की डिलीवरी, आप खुद सोचो, आपसे कहा जाए कि यहाँ पर जाओ ये करो, आपके लिए एक हेक्टिक काम है, एक बहुत लेबर का काम है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है कि 10 मिनट में डिलीवरी, आप कंज्यूमर के हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन आप उसके हिसाब से सोचो, एक बंदे के हिसाब से सोचो कि जिसको 10 मिनट में डिलीवरी उठानी भी है और उसको डिलीवर भी करना है उस पीरियड में, वो कितना हेक्टिक काम है।
मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिटिशियंस की नज़र के अंदर भी है, ठीक है? और अगर इस पर और डिबेट होती है, समझ में आया ना? तो ये सर्विस आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि रिस्की रहेगी। कुछ ना कुछ इस पे ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट उठा सकता है, ठीक है? पॉलिटिशियंस कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं। इसी वजह से ये अभी तो रेवेन्यू अच्छा दे रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर सरकारें इन्वॉल्व हुई तो ये हाई रिस्क हो जाएगा। इसी वजह से मैंने कहा कि आप शॉर्ट टर्म में आप खेल सकते हो, लिस्टिंग गेन शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए ठीक है। सर क्विक कॉमर्स में जेप्टो के साथ साथ और भी कंपनियां आती हैं जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट। तो जेप्टो, ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट में आपको कौन लगता है किसका आईपीओ जो है वो ज्यादा वैल्यू मैं का होगा? ऑनेस्टी से बात करूं, जी। मैं इन स्टॉकों को देखता ही नहीं। हम्म, देखिए, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि मैं ऐसी चीज़ें ढूंढूं जो फंडामेंटली बहुत अच्छी हो। मेरे को शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मजा नहीं आता। हम्म, मेरे को हमेशा समझ में आता है कि वेल्थ आपकी लॉन्ग टर्म में बनती है। तो जब आप बात करते हो कि अदर कंपनीज की, तो मेरा स्टेटमेंट एज रिमेन सेम रहता है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लो, ठीक है? आप लिस्टिंग गेम में पैसा कमा लो, लेकिन ये सब सर्विसेज बेस ये लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए नहीं होती है, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म इसके बारे में नहीं सोच सकते हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे आईपीओ सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही होते हैं? इन्वेस्टर भी मैं नहीं कहूँगा, मैंने आपको बताया ना कि आजकल जो परिपाटी है वो चेंज हो चुकी है। पहले लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते थे लॉन्ग टर्म के लिए, आजकल आईपीओ जो है वो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का फंडा बन चुका है। मोस्टली इन्वेस्टर्स जो आते हैं आईपीओ के अप्लाई करते हैं, उनका सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का ही रहता है। तो यहाँ पर आप जो बोलना चाह रहे हो कि इन्वेस्टर्स लंबा, तो लंबा तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप बुक्स वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है? और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको नेचर ऑफ बिजनेस समझना पड़ेगा, ठीक है? कैसे काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही है। तो जब हम आईपीओ की बात करते हैं तो मैंने दोनों व्यू डाले हैं। पहला कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन कैसे आपको लेनी है, उसके लिए थोड़ा सा आप उनके बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए। लेकिन जब बात होगी लॉन्ग टर्म की, तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस समझना पड़ेगा, ठीक है? बुक्स तो हैं ही है, लेकिन कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी, विजन क्या है, उसके हिसाब से आप सोचना पड़ेगा, ठीक है? सर जैसा कि हम देख सकते हैं कि और भी बहुत सारी कंपनी जैसे ओयो, बोट और एसबीआई म्यूचुअल फंड के भी आईपीओ आ रहे हैं। तो इनमें से आपको कौन सा आईपीओ सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है? बोट इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनी है। एसबीआई के बारे में तो सबको पता है। और तीसरा आपने क्या बताया, ओयो, उसके बारे में भी लोगों को पता है। अब इन तीनों का बिजनेस अलग अलग है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉनिक बेस है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर कर रही है और सेल कर रही है। एसबीआई एक तरीके से फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर में आती है। थर्ड, ओयो एक सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है? अब यहाँ पर बोट ज़्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि इसने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है? एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, लोग जानते हैं इसको, ठीक है? अब बुक्स क्या कहती हैं, ये एक अलग टॉपिक है। कस्टमर बेस है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बुक्स क्या कहती हैं, कंपनी पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही है, उस पर बात होगी। बात समझ रहे ना? हाँ, अट्रैक्टिव मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इनका कस्टमर बेस अच्छा है, ठीक है? कंपनी ने परफॉर्म किया है, हम सब नाम जानते हैं, लेकिन कागज पे क्या है, कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है? उस पर डिसीजन लीजिएगा कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए करना है या आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लेकिन इतनी बात श्योर है कि बोट इज वर्थ फॉर द अप्लाई, आप अप्लाई बोट को जरूर करें। ओयो के बारे में आई एम नॉट श्योर, ठीक है? एसबीआई अपने आप में एक ब्रांड है, वहां पे तो एप्लीकेशन बनती ही बनती है। सर आपने जैसे बोट के बारे में बोला कि बोट का आईपीओ इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन रूमर्स तो ये भी हैं कि जो बोट के ओनर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच के एग्जिट ले रहे हैं। अब थोड़ा सा आप इसको अलग तरीके से भी देखो ना कि वो फाउंडर्स हैं, कंपनी कितने रुपए से स्टार्ट की होगी, आज उनका कितना एक्स प्रॉफिट हो चुका है, उसमें से वो कितना प्रॉफिट बेच रहे हैं, ये भी एक पैरामीटर है, ठीक है? मैं जब अट्रैक्टिव बोलता हूँ तो मैं ब्रांड के हिसाब से बोलता हूँ, और साथ में मैं ये भी ऐड करता हूँ कि बुक्स चाहिए इनकी ग्रोथ स्टोरी चेक करने के लिए। ब्रांड अच्छा है, ब्रांड जाना पहचाना है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए वर्थ ही है। हाँ, यहाँ पर जब आईपीओ आएगा तो बुक्स वगैरह आएंगी तो देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन इतना जरूर है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा, इसी वजह से मैंने इसमें शॉर्ट टर्म का व्यू दिया है, ठीक है ना? सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने हमें इतनी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है आईपीओ के बारे में।
मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि जो इसके प्रमोटर्स होते हैं वो पार्शियल इसके एग्जिट ले लेते आईपीओ हैं। की कंपनीज के प्रमोटर। जी 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 आईपीओ के कंपनी के प्रमोटर्स जो होते जी हैं जी वो पार्शियल एग्जिट ले लेते हैं। तो क्या उनकी पार्शियल एग्जिट एक पॉजिटिव साइन है या एक नॉर्मल प्रोसेस है? देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बताऊं आपको, जी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जी मैं हिस्ट्री का एक इंसिडेंट बताता हूँ। यस बैंक के प्रमोटर थे अराणा साहब, जी और वो बोलते थे कि यस बैंक जो है ना, हम्म, वो हीरे की तरह है, हम्म, इसको मैं पूरी जिंदगी अपने साथ रखूंगा। ठीक है, उस समय 300 रुपए के आसपास का भाव चल रहा था। हम्म, बिल्कुल अलग स्टोरी है, लेकिन पहले आप सुन लीजिए, फिर आप रिलेट कर पाएंगे। जी उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई ने सख्ती की, राणा जी को निकाल दिया गया। हम्म, राणा जी ने बेच दिया, हम्म, और आज कहाँ पे है प्राइस। हम्म, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है, किसी भी चीज को एज अ थ्रेट देखा जाता है, हम्म, या तो डर के हिसाब से देखा जाता है, या उसे पॉजिटिव वे में देखा जाता है। तो जब आपका प्रमोटर, जैसे मैंने राणा जी की कहानी सुनाई, जी ठीक है, व्यू लोग बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। जब भी कोई प्रमोटर, ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनता है। और जब भी कोई प्रमोटर थोड़ा सा डर दिखाता है या प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करता है, तो किसी न किसी थ्रेट के रूप में ही लिया जाता है, डर के रूप में ही लिया जाता है कि भाई ऐसा क्यों है, प्रमोटर जा रहा है, क्यों प्रमोटर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, क्योंकि अगर मल्टी बैगर है तो होल्डिंग में ही फायदा है ना। अगर प्रमोटर थोड़ा भी बहुत एग्जिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक डर का साइन तो है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी सही, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि अगर प्रमोटर अगर अपना इक्विटी कम कर रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा डरना चाहिए। थैंक यू सर, आपने इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दी है। हमें आपके साथ ये पॉडकास्ट करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इन्वेस्टर्स, आज के एपिसोड का टेक अवे यही है कि आईपीओ अपॉर्चुनिटी है, गारंटी नहीं। आप डिसीजन हमेशा नंबर, वैल्यूएशन और बिजनेस देख के लीजिए। एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगी कि बाजार में शोर बहुत है, लेकिन समझ वही काम आती है जो लॉन्ग टर्म सोच से आती है। इसी के साथ आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।